हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। आप सभी की डिमांड पर सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के 200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है। जनरल साइंस के इस कलेक्शन में हमने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, इन विज्ञान की इन तीनों शाखाओं के प्रश्नों को शामिल किया है। और इस महाप्रैक्टिस सेट में विज्ञान के ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो रेगुलरली आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं जनरल साइंस से। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, डिस्कस किया है हमने, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? एंटियने लेवोसियर को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेवोसियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? यहाँ यूनिवर्स की बात कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? अगर हम देखें यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा होती है किसकी? हाइड्रोजन गैस की। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसी तत्व या एलिमेंट के जो परमाणु होते हैं उसमें 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है एटम। और जो एटम होता है, एटम का जो एक्चुअल मास है वो होता है उसके नाभिक में, उसके न्यूक्लियस में। और एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एटम के नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। पूरी आवर्त सारणी में, पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और हाइड्रोजन की खोज की गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। तो हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, 0 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? आंसर होगा इसका हाइड्रोजन। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? आंसर होगा हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन या फ्यूचर फॉइल कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल। नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित में से क्या होती है? आपको न्यूक्लियस का साइज बताना है कितना होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि नाभिक की खोज, परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी और इस नाभिक का साइज होता है 1 × 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक के आकार का यहाँ मतलब है इसकी त्रिज्या का ये वैल्यू होती है, इसकी रेडियस। और इसी 10⁻⁻15 मीटर को ही हम बोलते हैं 1 फर्मी, 1 फर्मी। तो फर्मी किसकी इकाई हुई? न्यूक्लियस की साइज की या त्रिज्या की। तो ये जो है, ये साइज जो दिया हुआ है, न्यूक्लियस का जो त्रिज्या है, रेडियस है, ये उसका साइज है। और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। समस्थानिक C14 संबद्ध है किससे? आइसोटोप C14 इज रिलेटेड। सबसे पहले अगर हम बात करें C14 की तो इसको बोलते हैं कार्बन 14। और कार्बन 14 जो है, कार्बन का एक तरह से वीक एक तरीके से रेडियोधर्मी आइसोटोप होता है ये कार्बन। इस कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है, जो जीवाश्म होते हैं हमारे, जो फॉसिल्स होते हैं, उनकी एज का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स। इसी को हम बोलते हैं कार्बन 14 डेटिंग मेथड या सिंपली कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल। ऐसे पूछा जाता है कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम जीवाश्मों के आयु निर्धारण में। हम ये पता लगाते हैं जो फॉसिल्स मिले होते हैं उसकी आयु कितनी है, यानी कि वो कितना पुराना है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में से खुला रखने पर कुछ समय पश्चात वो गायब हो जाता है। जैसे कपूर को आप रखते हैं या नेफ्थलीन को रखते हैं या शुष्क बर्फ या ड्राई आइस होती है, जब आप इनको हवा में रखते हैं तो ये कुछ समय पश्चात ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं, एक तरीके से वेपर बन के उड़ जाते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? जनरली क्या होता है, किसी पदार्थ की जो सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था को, किसी ठोस पदार्थ को जब आप गर्म करते हो तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, द्रव में चेंज होता है। ठीक है, ये जनरल है ये चीज़। लेकिन कभी कभी ऐसे हमारे पास कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, कुछ सॉलिड मटेरियल ऐसे भी होते हैं हमारे पास, अगर हम उनको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ठोस अवस्था से जो है वो द्रव अवस्था में नहीं बदलते, डायरेक्टली वो क्या होते हैं, अगर हम किसी पदार्थ की ठोस अवस्था को गर्म करते हैं, गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में बदलने की बजाय सीधे वो
वेपर बन के उड़ जाते हैं या वाष्प बन जाते हैं। तो और उस वाष्प को फिर से आप ठंडा कर लेते हो तो पुनः फिर से ही वो ठोस अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में पहले थे। ऐसे पदार्थों को या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, उदरपातन। तो ऐसी कौन सी पदार्थ है जो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं? ये कपूर है, नेफ्थलीन है और शुष्क बर्फ है। ठीक है, ये सब सब्लिमेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सवाल नेक्स्ट, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो वेपर बन के उड़ जाता है। ये जो चेंज हुआ है, यानी जल क्या था? लिक्विड था। लिक्विड से वेपर क्या है? एक गैसियस फॉर्म है, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था बदल गई। ठीक है, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था जब बदल गई तो इस तरह का जो चेंजेस है, इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? आप जानते हैं जब इसे जल को हमने गर्म करा तो ये लिक्विड था, लिक्विड फॉर्म में था। जब ये वाष्प बना तो ये गैसेस फॉर्म में हो गया, और फिर से उस वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे तो फिर से वो जल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जिस स्टेट में था वो उस स्टेट में वापस आ गया। जब कभी ऐसे चेंजेस होते हैं किसी पदार्थ की, एक अवस्था से दूसरी अवस्था बदल जाती है और वो दूसरी अवस्था है उसको फिर से अगर हम उसी अवस्था में ले आए ओरिजिनल वाली में, तो ये कहलाता है हमारा फिजिकल चेंज, ऑप्शन बी। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? एक नया उत्पाद नहीं बनता है, कोई भी न्यू प्रोडक्ट डजंट फॉर्म, और ये रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। इसमें मात्रा सेम रहती है, जो जल था वाष्प बन के वो उतना ही रहेगा जब वापस से वाष्प बन के जल में बनेगा। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं फिजिकल चेंज के? एक तो जैसे आप चीनी और पानी का जो घोल होता है ना, ऑल सोल्यूशंस, मतलब चीनी और पानी का घोल, क्या एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन का, फिजिकल चेंज का। नमक और जल का घोल, ठीक है, ये भी क्या है? फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बर्फ़ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी फिजिकल चेंज ही है। जल का उबलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, जो भी हम देख ही रहे हैं, ये भी क्या है? ये फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जब किसी पदार्थ की एक अवस्था से वो दूसरी अवस्था में जाता है। ठीक, तो दूसरी अवस्था में नया ही प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक, यानी फिर से अगर जो नई अवस्था बनी है उस नई अवस्था को पुनः पहली जैसी अवस्था में लाना चाहोगे तो नहीं आएगा। जैसे दूध है, दूध से आप दही बना लेते हैं। ठीक, ये दूध से दही बन गया तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था उसकी पहुंच गई। लेकिन जब आप दही को दूध बनाना चाहोगे तो क्या पॉसिबल है? नहीं, दही से वापस से दूध नहीं बनेगा। इस तरह के चेंजेस होते हैं केमिकल चेंजेस। जैसे लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, मिल्क का जो है कर्ड में बदल देना, बर्निंग ऑफ पेपर, ये सब क्या है? केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। लोहे पर जब जंग लगती है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, तो आप देखते हैं लोहे के ऊपर जो जंग लगती है वो पपड़ी की तरह जो है एक तरीके से वो हटने लगता है इसके लेयर। क्या उस पपड़ी को फिर से आप पुनः लोहा बना सकते हैं वैसे ही सेम जैसा था? नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज होता है। कागज़ को जला दिया आपने, कागज़ को जलाने पर वो राख बन गया, क्या राख को फिर से आप कागज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो ये केमिकल चेंज है। मोमबत्ती का जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये किसका एग्जाम्पल है? याद रखिएगा, मोमबत्ती का जलना ये फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है, क्योंकि मोमबत्ती के अंदर होते हैं दो मटेरियल, एक तो होता है वैक्स यानी मोम, और एक होता है उसके अंदर मोम के अंदर जो धागा जाता है। ठीक, तो धागा भी जलता है, मोम भी जलता है। जब धागा जलेगा तो धागा जलने के बाद राख हो जाएगा, वो फिर से धागा नहीं बनाया जा सकता उसको। लेकिन मोम जो है, वैक्स जो है, जलकर भी वो वैक्स ही रहता है। ठीक, तो वैक्स का जलना सिंपल, मोम का पिघलना, अगर सवाल पूछेगा सिंपली मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक, और जो धागे का जलना है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला, जब पानी में साधारण नमक को ऐड किया जाता है, पानी में नमक मिलाया जाता है, तो पानी का क्वथनांक बिंदु और उसका हिमांक बिंदु, उन पर क्या असर पड़ता है? वो बढ़ेंगे, घटेंगे, क्या होगा आपको बताना है। तो हम जानते हैं जो ये क्वथनांक बिंदु क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक बिंदु को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जब आप जल को गर्म करना शुरू करते हो तो वो तापमान जिस पर जल जो है गर्म होते हुए उबलना शुरू कर देता है, भाप बनना शुरू कर देता है जिस तापमान पर, उसको बोलते हैं उसका क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? जब जल को हम गर्म करते हैं तो जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, यानी भाप बनना शुरू कर देता है। इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब जल में अगर हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं, जल में जब हम सॉल्ट नमक ऐड कर देते हैं, अब इसको गर्म करते हैं, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, ये इससे ज़्यादा, इससे अधिक तापमान पर उबलेगा। तो इसका मतलब जब आपने सॉल्ट ऐड किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट से मैंने शो कर दिया इसको, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक इसका बढ़ जाएगा। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है, इस जल में नमक को डालने से इसके फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक के बिंदु पर क्या होगा? तो जो इसका
जल आप जानते हैं, जल जो जमना शुरू करता है वो तापमान जिस पर जल जमने लगता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे ही हम बोलते हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इसका हिमांक बिंदु बोलते हैं। और जब जल में हम सॉल्ट ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घटने लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा क्रम से, यानी ये इंक्रीज होगा, क्या क्वथनांक इंक्रीज हो जाएगा और इसका हिमांक बिंदु वो डिक्रीज हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका डी। सवाल नंबर 8, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, अच्छा एक सवाल हमने शुरू में किया था जो कपूर वाला हम डिस्कस कर रहे थे, कपूर उड़ जाता है वाष्प में, तो ठोस कपूर जो होता है, एक सवाल ऐसे ही पूछा हुआ है कि ठोस कपूर को वाष्प कपूर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सिंपल था, वो सब्लिमेशन ही कहलाएगी। जैसे हमने लोहे पर जंग लगने वाला एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया था, तो जंग लगने पर लोहे का भार, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके होंगे। जंग लगने पर जो लोहे का भार है वो बढ़ जाता है, और जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, अभी हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है इसको। जब आप लोहे को, आयरन को जो नमी वाली वायु में रख देते हैं तो उसके ऊपर लाल रंग की एक परत आपको दिखाई देती है, एक लेयर, इसे ही बोलते हैं रस्ट, और इसे ही बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पर जो जंग लगती है वो लगती है आपकी एक तरीके से ऑक्सीजन के कारण और नमी के कारण। और इसके बाद लोहे में जंग लगने के बाद जो पदार्थ बनता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और ये पूरी परत जो है लोहे पर जमने लगती है। बट यहाँ हमारा सवाल अब नेक्स्ट है, पास्चुराइजेशन क्या होता है। पहले तो इस प्रोसेस की खोज किसने की थी, तो पास्चुरीकरण जो है, इसको पास्चुरीकरण बोलते हैं हिंदी में, इसकी खोज की गई थी लुईस पास्चर के द्वारा। ये प्रक्रिया खाद्य संरक्षण के लिए होती है। इसमें दूध को गर्म किया जाता है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर। सबसे पहले इसको 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, उसके बाद में 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो दूध होता है उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, दूध का निर्मज्जीकरण हो जाता है, स्टरलाइजेशन होता है। तो पास्चुराइजेशन क्या है, पास्चुराइजेशन क्या है, इसमें पहले हम दूध को बहुत देर तक गर्म करते हैं और एक निश्चित समय में अचानक से इसको ठंडा कर देते हैं, उसके बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए, क्योंकि दूध ख़राब ना हो इसलिए उसके बैक्टीरिया को मारा जाता है। आपने देखा होगा दूध गर्म करके आप, या सिंपल दूध को भी आप फ्रीज में रख देते हैं तो ज़्यादा समय तक सही रहता है। बैक्टीरिया की प्रेजेंस होने के बाद ही कोई फल या सब्ज़ी या दूध ख़राब होता है। कभी कभी आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेता है कि किस तापमान तक इस विधि में, पास्चुराइजेशन में किस टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। और देखो ठंडा उसको गर्म किया जाता है शुरुआत में, तो पहले दूध को गर्म किया जाता है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, फिर इसको ठंडा किया जाता है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं, यही कहलाता है पास्चुराइजेशन। इसको लुईस पास्चर ने दिया। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं। अच्छा, ऐसे परमाणु जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट, ये होते हैं समस्थानिक, या इन्हीं को हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोटॉप्स, समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को हम बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को हम बोलते हैं ड्यूटीरियम, और 1H3 को हम बोलते हैं ट्राइटियम। ये तीनों समस्थानिक हाइड्रोजन के। इसी सवाल को रिवर्स करके पूछ लेता है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, इसका आंसर होगा परमाणु भार भिन्न और परमाणु क्रमांक समान, यानी एटॉमिक मास इसके डिफरेंट होंगे और सेम एटॉमिक नंबर होगा। किसी भी तत्व में अगर आप देखें जो उसमें किसी एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वही कहलाती हैं आपकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या होता है, दूसरा जो, अगर हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कहलाता है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। इसलिए तो कहा जाता है किसी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किस में होता है, उसके नाभिक में। तो नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा, एटम में जो होता है ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को किसके लॉ के थ्रू भरा जाता है। जो परमाणु के ऑर्बिटल होते हैं आपने भरे होंगे ये पहले, ठीक है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें 1s 2s, ठीक है, 1s1 2s2, इस तरह से जो आप भरते चले जाते हैं। तो ये वाले को पूछ रहा है आपसे कि परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित किसके द्वारा होता है, ये ऑफ-बाउ के सिद्धांत के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका।
जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पानी की टंकी में जो फंगस होते हैं उनको नष्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? जो कॉपर सल्फेट होता है इसको हम क्यूप्रिक सल्फेट भी बोलते हैं, CuSO4। इसको कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प है, यानी फिलोसफर वूल कौन सा है? जी, फिलोसफर वूल होता है, इस किसको बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड, ZnO को बोला जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं, तो इसको हम जानते हैं ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। प्रतिदीप्ति नली जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है इसमें कौन सी गैसों का प्रयोग किया जाता है? इसके अंदर मरकरी वेपर और आर्गन को फिल किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जल में आसानी से घुलनशील है, इसका आंसर होगा अमोनिया, ऑप्शन सी। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3 में जो हाइड्रोजन है, ये जब इसके हाइड्रोजन के जो अणु हैं जल के साथ क्या करते हैं, जल के अणुओं के साथ में एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं आसानी से। ऑप्शन सी आंसर। कृत्रिम वर्षा के लिए जो आर्टिफिशियल रेन होती है किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। ये क्वेश्चन आप पहले से जानते हैं। निश्चेतक या एनेस्थेशिया के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ इनमें से कौन से हैं? एक्चुअली ये बॉडी के पार्ट को सुन्न करने के लिए एक तरीके से बेहोशी वाली दवा कह सकते हैं, जो सर्जरी करते वक्त ये इस्तेमाल की जाती है पेशेंट पर। तो इसमें क्लोरोफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 और 2 दोनों, ये वही है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम हास्य गैस, लाफिंग गैस कहते हैं, N2O। ठीक है, इसको निश्चेतक के रूप में, एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को भी किया जाता है। सबसे पहले डाई इथाइल ईथर को यूज़ किया जाता था। दोनों को ही सेलेक्ट कर लेंगे, 1 और 2। माचिस बनाने में मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? मैच स्टिक्स पर रेड फास्फोरस को यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी। लाल फास्फोरस, जो माचिस की डिब्बी पर रगड़ने वाली जो लेयर होती है, सतह होती है, वो रेड फास्फोरस की होती है। इसके साथ कुछ और मटेरियल भी ऐड होते हैं, उसमें पहले से मिक्सचर होता है एक्चुअली, वो सल्फाइड का, कांच के चूर्ण का, इस तरह का। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है, रॉ मटेरियल बताने आपको, ग्लास के प्रोडक्शन में कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं सैंड, सोडा और क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी। मूत्राशयों के आसपास में जो मूत्रालय होते हैं उनके आसपास में नाक में चुभने वाली जो गंध आती है वो किसकी वजह से आती है? ये जो गंध होती है एक्चुअली ये अमोनिया के कारण होती है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का होता है? जो पदार्थ जल से हल्का होगा वो उसके ऊपर तैर लेगा आराम से। एल्यूमिनियम डूब जाता है, मैग्नीशियम भी डूब जाता है, मैग्नीज भी। लेकिन अगर आप सोडियम की बात करो तो सोडियम क्या है, ये जल पर तैर सकता है, तो जल से लाइट वेट होता है इसका। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र आपको बताना है क्या होगा? तो नीलम का जो रासायनिक सूत्र है इसको Al2O3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड। पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है उसको ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु यानी आयरन के कोरोजन में आवश्यक है? यानी रस्टिंग ऑफ आयरन की जो कंडीशन होती है वो किन किन की वजह से होती है? हमने डिस्कस किया था, ये ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में अगर आ जाता है, ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है इसके संपर्क में अगर लोहा आ जाता है तो उस पर वो एक लेयर बनने लगती है जिसे रस्टिंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, जंग। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और नमी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी एक क्रम से सबसे हल्की, लाइटेस्ट मेटल कौन सी है और हैवीएस्ट मेटल कौन सी है? लाइटेस्ट मेटल की अगर हम बात करें, देखो सबसे हल्की जो धातु है वो है, लाइटेस्ट मेटल है लिथियम, और जो सबसे भारी धातु है वो है ओस्मियम। तो लिथियम और ओस्मियम ये क्या है? एक लाइट है, ये लाइटेस्ट है, और ये हैवीएस्ट है। सबसे कठोर धातु को पूछता है, हार्डेस्ट मेटल जो होती है वो प्लैटिनम होती है। सबसे मुलायम धातु को पूछता है तो सोडियम होती है और पोटेशियम। सोडियम को आप इवन चाकू से भी काट सकते हो। आमतौर पर धातुओं को, मेटल्स को चाकू से नहीं काटा जा सकता, लेकिन सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल होने की वजह से सोडियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम और पोटेशियम को आप जानते हैं कैरोसिन तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल के अंदर। बाजार में बिकने वाला जो सोना होता है उसमें सामान्यतः जो 18 कैरेट का सोना होता है उसमें क्या क्या होता है? 24 कैरेट का जो सोना होता है, 24 कैरेट,
ये क्या होता है, 24 कैरेट गोल्ड जो होता है ये प्योर होता है, ये 100% प्योर गोल्ड होता है। अब वो 18 हिस्से बोल रहा है 24 में से, तो बचा कितना, 6 हिस्से। तो जितने कैरेट कम होते जाएंगे उतनी ही उसमें दूसरे मेटल का प्रेजेंस बढ़ता जाएगा। 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड होता है, 24 कैरेट जो सोना होता है वो 100% प्योर सोना ही होता है। अगर आप 23 कैरेट, 22 कैरेट, 21 कैरेट सोना लोगे तो उसमें मिलावट होने लगती है दूसरे मेटल की। तो इसमें 18 भाग के बाद में अगर आप देखोगे गोल्ड में 18 भाग सोने का होने के बाद में 6 भाग अन्य धातुओं के होते हैं। इसमें परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, 100% इज इक्वल टू 24 को रख लो। अब 100 कैरेट में कितना परसेंट सोना, कितने परसेंट अदर मेटल्स हैं, ये भी आप पता कर सकते हैं। आपको पहले बताया था एक क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? जो सोडियम मेटल है इसकी बहुत एक इंपॉर्टेंट और ख़ास प्रॉपर्टी होती है। सोडियम वायु के कांटेक्ट में आने पर जो है रिएक्शन करने लगती, तुरंत जलने लगती है। वायु में ज्वलनशीलता की वजह से इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और इसी पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? हम बात करें किसकी, सोडियम की। ठीक है, ये फीचर किसके हैं, सोडियम के। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो पॉल्यूशन नहीं फैलाता है? कॉपर के अलावा जो कैडमियम है, आर्सेनिक है, निकल है, ये सब पानी में अगर मिल जाती हैं तो ये अशुद्धि पैदा करती हैं और पोल्यूशन कॉज करती हैं। तो जो कॉपर है, ये कॉपर क्या है, प्रदूषण नहीं फैलाता। आपने जो आरओ देखे होंगे आजकल के, तो उन आरओ में जो जिनमें पानी फिल्टर होता है उसमें आपने देखा होगा कॉपर क्वालिटी, तांबे के गुण वाले जो हैं आजकल के आरओ आ रहे हैं। एल्कलाइन वाटर वाला, उसमें भी तांबे की, कॉपर की कुछ मात्रा होती है जो पानी में ऐड होकर के आती है। तो मिनरल है एक तरीके से। मोनाजाइट किसका अयस्क है इसमें से? मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। यानी जो मोनाजाइट से क्या निकाला जाता है, थोरियम। स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ में किस चीज़ को ऐड किया जाता है? लोहे में आप जानते हो जंग लग जाती है, लेकिन स्टील जो हो जाती है उसमें जंग नहीं लगती कभी भी। तो ऐसी स्टील जिसमें जंग नहीं लगता है उसको बोलते हैं एसएस या स्टेनलेस स्टील। और इसमें ऐड किया जाता है क्रोमियम को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। पेट्रोल और डीजल को जो अधूरा जलाया जाता है तो उससे कौन सी गैस रिलीज होती है? जितने फ्यूल होते हैं हमारे पास में, जैसे केरोसिन है, गैसोलीन है या पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनका अगर हाफ कंबशन होता है, इनको अगर अधूरा जलाया जाता है तो इससे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO गैस रिलीज होती है इनके अधूरे कंबशन से। निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? स्वीटेस्ट शुगर आपको बतानी कौन सी है? सबसे मीठी चीनी होती है फ्रक्टोज। ऑप्शन ए है फ्रक्टोज। जो घरेलू चीनी आती है, हाउस होल्ड शुगर जो होती है, उसी को हम बोलते हैं टेबल शुगर, उसी को हम बोलते हैं केन शुगर, और इसी को हम बोलते हैं सुक्रोज। तो इसको याद रखिएगा, जो सुक्रोज होता है इसको बोलते हैं हम क्या, टेबल शुगर, केन शुगर। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। आप कहेंगे ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है। बिल्कुल, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, ये होता है आइसोप्रीन का। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? CNG का जो प्रमुख घटक होता है, मेन कंपोनेंट इसका मीथेन है, CH4। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, मतलब सिंथेटिक मटेरियल कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा फाइब्रिन। ऑप्शन ए। बाकी तीनों क्या हैं, ये पॉलीमर हैं, सिंथेटिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक होते हैं ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम होते हैं और फिर वो एक तरीके से पिघल जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके PVC, पॉलीस्टीरोन, टेफ्लॉन भी इसी में आएगा, नायलॉन भी इसी में आएगा। तो जो नियोप्रीन है ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक है ये। ठीक है, तो आपसे पूछा थर्मोप्लास्टिक जो नहीं है ये क्या है? जो नियोप्रीन है एक्चुअली ये एक रबर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये एक आर्टिफिशियल, एक सिंथेटिक रबर होती है नियोप्रीन। इसके अलावा जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो थर्मोप्लास्टिक के हैं। नियोप्रीन क्या है, एक सिंथेटिक रबर है। अब आपको बताना है प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है। इस सवाल को आप बार बार पाएंगे, इस तरह के प्रश्न जो है घुमा फिरा कर पूछा जाता है। आइसोप्रीन इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। यूरिया क्या है?
यूरिया का आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है NH2CONH2। तो एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, ठीक है। मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, यूरिया को ऐड करते हैं। जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें मुख्य पॉल्यूटेंट कौन सा होता है? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और इसमें क्या होते हैं, बेंजीन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें अगर हम देखें सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड तो यूज़ किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए, जबकि यहाँ तो हॉर्न सिल्वर लिखा है। तो हाँ, जो हॉर्न सिल्वर है किसको बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड को बोलते हैं। तो ये मैच नहीं है। सिल्वर क्लोराइड आर्टिफिशियल रेन होती है सिल्वर आयोडाइड से, तो ये भी रॉन्गली मैच्ड है। सही मैच क्या होगा इसका, तो इधर वाले सही मैच्ड है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। जिंक फॉस्फाइड रैट पॉइजन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिंक फॉस्फाइड। तो इसका आंसर ये एक सही सुमेलित है। और फिलोसफर फूल को भी हमने देखा था, ये जिंक सल्फाइड नहीं जिंक ऑक्साइड होता है, ठीक। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बनी होती हैं, ये हाई पॉलीमर होती हैं। जो पॉलीथीन होती हैं एक्चुअली ये क्या होती हैं, पॉलीथीन एथिलीन के उच्च बहुलक होते हैं। तो इसका आंसर होगा ये, आंसर होगा इसका पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता है? किस बैक्टीरिया देखें, सेलुलोज हो, स्टार्च हो, प्रोटीन हो, इन सबको डिकम्पोज कर सकते हैं एक्चुअली। और अगर हम देखें इसमें पीवीसी प्लास्टिक्स वगैरह जो हैं ये क्या है, इनको इनको क्या है, बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इनको नष्ट नहीं किया जा सकता है, अपघटित नहीं किया जा सकता। पीवीसी का फुल फॉर्म आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक एसिड बताना कौन सा है? अंगूर में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन डी। और जो मैलिक एसिड है ये पाया जाता है एप्पल में, ठीक है, सेब में। सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन यानी नींबू में। और सिरके विनेगर में पाया जाता है क्या, एसिडिक एसिड। बकमिनिस्टर फुलेरीन में से क्या है, ये कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़ा होता है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन ई। तो ये डायरेक्टली क्या है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। फुलेरीन, बकमिनिस्टर फुलेरीन सिंपली क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। वो बहुलक बताइए जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये है क्या, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को बर्तनों पर लगाया जाता है, लेयर होती है बर्तनों पर जो काले रंग की, वो टेफ्लॉन की ही होती। जो टेफ्लॉन होता है एक बहुलक है, पॉलीमर है ये, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंस होता है, किसका बहुलक है, टेफ्लॉन में क्या होता है, फ्लोरीन। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कपास का प्रमुख घटक बताना है, कॉटन का मेन कंपोनेंट। तो इसका आंसर होगा सेल्यूलोज, ऑप्शन सी। ड्राई आइस या शुष्क बर्फ जो होता है वो क्या है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसी को ड्राई आइस कहा जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जो जैसे आपके अचार के डब्बे होंगे, मुरब्बा, जैसे टमाटर की चटनी वगैरह आती है, फलों के रस होते हैं, इनको सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं, ये सड़े ना ताकि। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो कीड़ों को पकड़ते हैं, उनका भक्षण करते हैं? ऐसे पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीड़ों को पकड़ते हैं, उनका भक्षण करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जहां पर कीट भक्षी पौधे मिलेंगे उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी, जिसको पूरा करने के लिए वो कीटों को पकड़ते हैं या खाते हैं उन। एग्जाम्पल के तौर पर एक नेपनेथीज नाम का एक पौधा होता है और ड्रोसेरा नाम का एक पौधा होता है, बहुत सारी प्रजातियां हैं पौधों की ऐसी। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है? आज कंप्लीट 200 क्वेश्चन ही करेंगे इसमें हम लोग। जो जाइमेज होता है ये ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? आंसर होगा नाइलॉन, आंसर होगा नाइलॉन। इसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ अपलोड कर दिया है इसको। लिनेन एक तरीके का फाइबर होता है, ठीक है, पौधे से मिलता है ये, फ्लैक्स प्लांट से। रेयान जो है ये भी क्या है, सेलुलोज, सेलुलोज से बने हुए कृत्रिम रेशे को रेयान बोलते हैं हम। जूट, ये सब प्राकृतिक हैं, ठीक है, ये सिंथेटिक है नायलॉन। ग्राफीन क्या होता है?
ग्राफीन होता है ये नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, कार्बन का ये नैनो रूप होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? धान के खेतों से सर्वाधिक निकलती है पैडी फील्ड से। तो जो केवल दीमक बॉम्बी होती, दीमक जो है सेलुलोज को एक तरीके से पचा लेते हैं और वो दीमक भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं मीथेन को। तो मीथेन जो है धान के खेतों से, जुगाली करने वाले पशुओं से, कोयले की खानों से निकलती हैं। तो इसके आंसर हो जाएंगे, ये दोनों ही रहेंगे। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस का यूज़ होता है? जब वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, ठीक। और इस तरह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाई प्रेशर पर जो निकल है उसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों के साथ संयोग करके एक तरीके से वनस्पति घी में उनको कन्वर्ट कर देती है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजीनेशन। तो इसका आंसर आप कर लेंगे, ऑप्शन ए सही रहेगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग में होती है? XC2 संरक्षण हमने पर्यावरण में पढ़ा था। उसमें जो वनस्पति और जो जानवर हैं, ठीक है, उनको उनके प्राकृतिक आवासों पर सुरक्षित संरक्षित रखा जाता है। किसमें? इन सीटू में रखा जाता है, सॉरी, इन सीटू में रखा जाता है सुरक्षित। और XC2 में उन जो भी प्राकृतिक वनस्पति हैं और जो भी जानवर जंतु हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास से कहीं बाहर ले जाकर अगर उनको संरक्षित किया जाता है तो वो XC2 संरक्षण आता है। प्रथम विधि भी अगर इसमें XC2 में देखोगे तो एक तो बाहर लाकर उनके चिड़ियाघर वगैरह में उनको रख करके संरक्षित किया जाता है। दूसरा, जो उनके जीवित शुक्राणु होते हैं, अंडे जो होते हैं, उनके जो भ्रूण होते हैं, इनके नमूनों को जो है एक लो टेम्परेचर पर एक तरीके से जो तरल नाइट्रोजन होती है उनमें संरक्षित रखा जाता है, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है इनको प्रिजर्व करने के लिए। डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली लाफिंग गैस कौन सी है? ये नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भार के अनुसार जो पानी है, जो H2O है, इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती? 11.11% होती है। इसमें 11.11% होती है हाइड्रोजन का परसेंटेज। ये होती है हाइड्रोजन का परसेंटेज और ये होता है ऑक्सीजन का परसेंटेज इसके अंदर पानी के, ठीक है। जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है एक तरीके से वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जल रिलीज होता है। इसलिए जो हाइड्रोजन है इसको फ्यूचर फ्यूल, भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी लेकर के आई जा रही हैं जिसमें हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए और बाई प्रोडक्ट के रूप में वहाँ कोई गैसेस वगैरह रिलीज़ नहीं होती, वाटर रिलीज होता है। जैसे फ्यूल सेल एक पद्धति है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कोहेसिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। कौन? ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का ही अपरूप है, एलोट्रॉप है इसका। स्नेहक बोलते हैं ग्रीस जैसे होते हैं ना, घर्षण, दो चीज़ों के बीच में घर्षण कम करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया था उसको कोहेसिव या स्नेहक बोलते हैं। जैसे ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। सोडा वाटर की बोतल को जब खोला जाता है कौन सी गैस रिलीज होती है? जो सोडा वाटर होता है इसको कार्बोनेटेड, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर। किसको? सोडा वाटर को। जो मिनरल वाटर होता है उसमें सोडियम बाई कार्बोनेट घुला रहता है। तो इसमें क्या इंजेक्ट किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें डाला जाता है, ऑप्शन ए। सोडा वाटर की जो बोतलें होती हैं इनमें विशेष ताप की स्थितियों में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट करके इसको बनाया जाता है। जो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, उसमें कौन कौन से एसिड होते हैं? दो मुख्यतः होते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन में नाम दे रखे हैं। अब डायरेक्टली आपको ऐसे भी दे सकता है इनके रासायनिक सूत्र। HNO3 और H2SO4 ये क्या हैं? ये अम्ल वर्षा में मौजूद होते हैं इन दोनों एसिड, HNO3 और H2SO4। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों के द्वारा आतिशबाजी यानी फायरवर्क्स में रंग प्राप्त होते हैं? जैसे आपने एक, मान लीजिए कोई पटाखा, कोई बॉम्ब वगैरह फोड़ा कोई, तो आप आसमान में देखते हैं अलग अलग रंगों में विभाजित होता है उसका प्रकाश। इसमें स्ट्रोंशियम और बेरियम का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो pH वैल्यू होती है किससे संबंधित होती है? pH
एक सवाल बहुत पूछा जाता है, बहुत कॉमन भी क्वेश्चन हो गया है वो, कि जब चींटियां काटती हैं तो वो क्या इंजेक्ट करती हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड निकालती हैं, ठीक है, जिससे हमें हल्की हल्की दर्द और चुभन सी महसूस होती है। जो पीएच स्केल होता है उस पर 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं, और ये हाइड्रोजन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को ये प्रेजेंट करता है पीएच वैल्यू। ठीक है, कोई सोल्यूशन, कोई विलयन वो अम्लीय है या क्षारीय है ये बताता है पीएच स्केल। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7। ठीक है, 7 से नीचे जिनका भी पीएच होगा, 0 से 7 तक जिनका पीएच वैल्यू होगा वो कहलाएंगे एसिडिक, और 7 से 14 के बीच में जो होंगे वो कहलाएंगे बेसिक। सिंपल, आप जानते हैं इसको बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसी सवाल को ऐसे पूछा गया, पीएच पीएच मूल्यांक दर्शाता है, अभी बात किया हमने, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, और ये क्या बताता है, किसी घोल में कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय। ठीक है, ये उसको बताता है, उसके नेचर को बताता है किसी घोल के। जो खाने का नमक होता है हमारा, टेबल सॉल्ट होता है, किसका प्रोडक्ट है? टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला पूछता है, NaCl होता है साधारण नमक का, और अगर इसमें देखें समुद्री जल में इसकी मात्रा जो है 75% तक होती है, और इसमें अगर देखें तो ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, तो ऑप्शन इसका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस हवा में उपस्थित नहीं होती? तो कौन सी गैस नोबल गैस है जो हवा में उपस्थित नहीं होती? ये होती है रेडॉन गैस। प्रकाश की सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ये है नियॉन गैस, ऑप्शन डी। जर्मन सिल्वर में कितना प्रतिशत सिल्वर पाया जाता है? पहली बात, जो जर्मन सिल्वर है पूछता है ये है क्या, एक मेटल है क्या? नहीं, ये एलॉय है, ये एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होती हैं? 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर के जो फॉर्म तैयार होती है उसे ही हम बोलते हैं क्या, मिश्र धातु या एलॉय। जर्मन सिल्वर जो होता है इसमें 60% कॉपर होता है, 20% निकिल, 20% जस्ता इसमें होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर कितना प्रतिशत है इसमें? इसमें से कोई नहीं, ठीक है, 0% सिल्वर है। इसका नाम सिल्वर, जर्मन सिल्वर है क्योंकि ये उसकी तरह दिखाई देता है, सिल्वर के जैसा इसका कलर दिखाई देता है। एक्चुअली ये एलॉय है और सिल्वर एक मेटल है। पीतल जो है एक मिश्र धातु है, पीतल एक ब्रास है, सॉरी ब्रास एक एलॉय है। किस किस का? इसमें कॉपर और जस्ता होता है पीतल के अंदर, ठीक है, कॉपर और जस्ता। 70% तो इसमें कॉपर ही होता है, ठीक, बाकी 30% इसमें जस्ता या जिंक। जो धातुओं के जो टुकड़े होते हैं उनको टाँका लगाने वाला मिश्रण जो होता है वो किसका होता है? ये होता है टिन और लेड, ठीक है, ये टिन और लेड। तो इसमें जो टिन होता है वो होता है 32% और लेड होता है 68%। कांसा यानी ब्रॉन्ज किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो 88% जो होता है वो कॉपर रहता है इसमें, बाकी बचा हुआ क्या है? बचा हुआ 12% इसमें टिन है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या ऐड किया जाता है? क्रोमियम और निकिल ऐड किए जाते हैं इसमें, ठीक है, क्रोमियम और निकिल ऐड किए जाते हैं। तो इसमें स्टेनलेस स्टील का संगठन अगर आप देखो उसमें आयरन होगा, आयरन जो होगा उसमें लोहा 89, इसमें आयरन जो होगा वो 89.4% होगा। इसके बाद में नंबर आता है किसका? क्रोमियम 10% होगा, क्रोमियम 10% होगा। चलिए एक सवाल आता है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या ऐड किया जाता है? तो स्टील की जो कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें ऐड किया जाता है कार्बन की मात्रा को, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कार्बन ऐड की जाती है उसमें। और जो स्टेनलेस स्टील है जो एसएस है वो किस किस चीज़ का मिक्सचर है? एक अलॉय है ये भी एसएस, लेकिन किस किस का? एक तो हो गया इसमें आयरन, ठीक है, आयरन हो गया, आयरन के बाद इसमें क्रोमियम हो गया, ठीक है, निकल हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? मिश्रित उर्वरक में जो होते हैं मिक्स फर्टिलाइज़र में एक से ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम फास्फेट है, अमोनियम सुपर फास्फेट है। तो अमोनियम सल्फेट में जैसे नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है, ठीक, 25% इसमें अमोनिया रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया नामक उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है?
यूरिया बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए। जो यूरिया होता है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 47% या 46.6% मिल जाएगा ऑप्शन में, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक को गैमेक्सीन कहा जाता है? यह है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग होता है मीथेन। 80 से 90% तक क्या होती है इसमें? मीथेन। द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी निम्नलिखित में से किस किस का मिश्रण है? मेनली इसमें पाए जाते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गैसोहोल क्या है? इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल को ही कहा जाता है गैसोहोल। पेट्रोल यानी गैसोलीन किस चीज़ का मिक्सचर होती है? हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन। जो बायोगैस संयंत्र होते हैं इनसे निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है? मीथेन गैस होती है, ये ऑप्शन सी सही आंसर। सवाल नंबर अगला देखिए, बायोगैस में मुख्यतः होती हैं। बायोगैस में जो एक्चुअली हमारे अवशेष होते हैं, कूड़ा करकट, जो पौधों के अवशेष होते हैं, पशुओं का जो गोबर वगैरह होता है, इनको विघटित किया जाता है, एक तरीके से इनको जलाया जाता है और उससे मीथेन गैस रिलीज़ होती है। 50 से 60% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन होती है। इसमें आंसर क्या करेंगे आप? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मेन तो इसमें क्या होती है? मीथेन। उसके बाद नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, 30 से 40% होती है। सिगरेट के जो लाइटर होते हैं, सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस यूज़ की जाती है? ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है आपसे। सिगरेट के लाइटर में जो गैस यूज़ की जाती है वो होती है ब्यूटेन, लिक्विफाइड फॉर्म में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ द्रव सोना भी कहलाता है? पेट्रोलियम को बोला जाता है, पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड बोला जाता है, ऑप्शन ए। जो कोल माइंस होती हैं, खानें जो होती हैं, उनमें ज़्यादातर जो विस्फोट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? एक बार केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स ज़रूर पढ़ जाना जो आपको शेयर किए गए थे, टेलीग्राम चैनल में ही हैं। जो कोल माइंस होती हैं, कोयले की खानों में जो विस्फोट होते हैं वो एक्चुअली मीथेन गैस और एयर की वजह से होता है ये, ठीक है। मीथेन के वायु के संपर्क में आ जाने के कारण, ऑप्शन बी। एक सवाल पूछा था, कोयले के जलने के बाद में कौन सी गैस निकलती है? जो अंगीठी जलाई जाती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है। बायोगैस में भी हमने डिस्कस किया है, बायोगैस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे। जैव ईंधन बोलते हैं बायोगैस को हम हिंदी में, या गोबर गैस इसी को बोलते हैं। इसके सोर्स क्या होते हैं? काव बफेलो वगैरह की जो एक तरीके से कैटल डंग बोलेंगे उनको, गोबर वगैरह, है ना, जुगाली करने वाले पशुओं से जो मिलते हैं, तो उसमें मीथेन सर्वाधिक होती है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? हाइड्रोजन बम की खोज की गई थी एडवर्ड टेलर के द्वारा, ऑप्शन ए। एडवर्ड टेलर ने आविष्कार किया था इसका। जो बारूद होता है, गन पाउडर होता है, इसके मेन अवयव कौन से हैं? इसमें जो पोटाश है, गंधक और कार्बन, ये तीनों मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके मुख्य अवयव हैं, ऑप्शन ए। आलू के जो चिप्स हैं प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, ऑप्शन ए। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, इनमें से क्या होता है? जो ग्रीन हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस विद्यमान हैं और हमारे सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें या और इंफ्रारेड जो प्रकाश है उसका, ये एक तरीके से क्या करती हैं? उसको ट्रैप करने की कोशिश करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं ऐसी गैसेस। इससे क्या होता है? वो तापमान जो हमारे वायुमंडल का बढ़ जाता है, तो हमें ऐसा लगता है पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये वैश्विक ताप में वृद्धि करती हैं, ठीक है। इंक्रीज़, ये क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि करती हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है? ये पुणे में है लोकेटेड, ऑप्शन सी। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फा रेज करते हैं, बीटा गामा, ठीक है। इन तीनों का उत्सर्जन होता है किससे? रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव मटीरियल से। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है? यूरेनियम मेथड का इस्तेमाल करते हैं जो पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा किसकी होती है? कैफीन की मात्रा होती है, ऑप्शन ए। लहसुन में बहुत तीखी गंध एक तरीके से आती है, किसकी वजह से होती है? सल्फर कंपाउंड की वजह से। तो ऑप्शन
बी, जो खारा पानी होता है उसको शुद्ध किया जा सकता है किस प्रक्रिया से? ऐसे एक और आता है कि जो पीने का पानी है उसको शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? क्लोरीन होती है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम आरओ बोलते हैं, इस प्रोसेस से किया जा सकता है। हिंदी में बोलेंगे इसको उत्क्रम प्रासरण। कौन सी गैस मिश्रणों में से गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन बी। ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज़ हाइट कहलाता है? एक सवाल हमने पीछे किया था, चूहे मारने का जो जहर है वो क्या कहलाता है? चाइनीज़ हाइट कहते हैं जिंक ऑक्साइड को, ऑप्शन डी। जो कच्चे फल हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सी गैस का? एथिलीन। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? जो रेन वाटर है, वर्षा का पानी है, वही पानी का शुद्धतम रूप है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी जो है ये क्या है? एजिंग की स्टडी, अध्ययन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? आंसर होगा इसका हाइड्रा, ऑप्शन ए। अधिकांश कीट जो होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं? ट्रैकिया के थ्रू करते हैं, ट्रैकियल सिस्टम होता है उनके अंदर, ऑप्शन डी। ऑक्टोपस क्या है? ये एक मोलस्का जो फाइलम है इससे बिलोंग करता है, ऑप्शन ए। रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? एक्चुअली जो रेशम का कीट है वो शहतूत या अरंडी या ओक, इसके जो पेड़ होते हैं इनकी पत्तियों पर रहता है, इनकी पत्तियों के नीचे जो मादा होती है इसमें। तो मादा क्या करती है, ये बहुत सारे कीटों को पैदा करती है, सैकड़ों अंडे देती है। जो शहतूत के पत्ते होते हैं इन पत्तियों के निचले सिरे पर चिपके रहते हैं वो सब अंडे। इन्हीं अंडों से क्या निकलता है? सफ़ेद रंग का लार्वा निकलता है। यही लार्वा कहलाता है कैटरपिलर, ठीक है। और ये जो शहतूत की पत्तियां हैं इनको खाते रहते हैं। 4 से 6 हफ्तों के बाद में इनका जो जीवन चक्र है वो चेंज होता है फिर से। जो रेशम के कीट होते हैं इनके पास एक ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहा जाता है। तो इससे एक पदार्थ को ये निकालते हैं, रिसावित करते हैं, जो प्रोटीन युक्त होता है एक्चुअली। और इसी लसदार पदार्थ को जो सीक्रेट करते हैं, निकालते हैं, इसी को आगे पीछे होते रहते हैं ये जो लार्वा होते हैं। और ये एक तरीके से रेशे टाइप के तैयार कर लेते हैं। और ये रेशे जैसे ही हवा के संपर्क में आते हैं ये क्या होते हैं? ये सूख जाते हैं। और जो ये लार्वा था अब ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? प्यूपा में। प्यूपा विकसित होकर फिर एक कीट बन जाता है। यानी जिस दौरान वो प्यूपा था उसी वक्त में एक तरीके से क्या करता है, वो रेशम पैदा कर लेता है। जुगनू बताना है, जुगनू क्या होता है? जुगनू एक इंसेक्ट है, एक कीट है। दीमक को भी क्या कहते हैं हम? दीमक का दूसरा नाम क्या मिलता है? वाइट एंट। इसका आंसर होगा वाइट एंट, श्वेत चींटी। इसका आंसर हो जाएगा श्वेत चींटी। किसको बोलते हैं? दीमक को। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? जो चींटियाँ होती हैं, चींटी का जो सिर होता है बाकी शरीर के मुकाबले में वो बड़ा होता है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं कितनी टांगें होती हैं? मकड़ी में 4 जोड़ी टांगें होती हैं, 8 लेग्स होते हैं, ऑप्शन बी। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला जो कीट भक्षी है, कीट भक्षी मछली कौन सी है? ये गैम्बूजिया है, ऑप्शन सी, गैम्बूजिया। इसी सवाल को ऐसे पूछा जाता है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? ये गैम्बूजिया फिश होती है जो ऐसा करती है। निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी है? मैमल बताना है कौन है। इसमें देखिए स्तनपायी में जो व्हेल है, व्हेल क्या है? ये मैमल है, स्तनपायी है। निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता? गॉल ब्लैडर किसमें नहीं होता है? चूहे में क्या नहीं होता है? गॉल ब्लैडर नहीं होता। एम्फीबिया या एम्फीबियन क्या होते हैं? ऐसे जानवर, ऐसे जीव जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। तो एनिमल्स लिविंग ऑन वाटर एंड लैंड बोथ, ठीक है। इसमें जैसे मेंढक है ज़मीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। मगरमच्छ हैं, घड़ियाल वगैरह। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो रूट के थ्रू पानी जाता है, ये प्लांट्स में ऊपर कैसे चढ़ता है? जाइलम नाम का एक टिश्यू होता है, इसकी मदद से पानी पौधों के अन्य भाग में पहुंचता है। नेक्स्ट,
पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा होगा? नील, हरित, शैवाल, ब्लू ग्रीन, एल्गी। ऑप्शन ए। डायनासोर किस एज में होंगे? किस एज में रहे होंगे डायनासोर? जो डायनासोर थे ये मेजोइक एरा में रहे होंगे। ऑप्शन सी। एक समय दिया जाता है इनके लिए, कितने वर्ष पहले हुए होंगे इस पृथ्वी पर डायनासोर, क्योंकि फॉसिल्स तो डायनासोर के जो जीवाश्म है वो अभी भी मिलते रहते हैं। हमारे भारत में अलग अलग राज्यों से मिले हैं और जगह पर भी डायनासोर्स के जीवाश्म जो फॉसिल्स हैं वो मिले। तो इनके फॉसिल्स के आधार पर जो पता लगाया जाता है, लगभग ये 18-19 करोड़ वर्ष पहले इस पृथ्वी पर हुए थे डायनासोर। उसी को कहा जाता है मेजोइक युग। एक सवाल आता है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में हम आनुवांशिकता और विचरण यानी हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। सवाल है जीन क्या है? डीएनए का एक भाग। ऑप्शन ए। कोशिका का शक्ति स्रोत, पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी। मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका यानी लिम्फोसाइट्स बनती है? आंसर होगा स्प्लीन। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। नाखून काटते वक्त दर्द नहीं होता है, क्यों? देखो, जो हमारे नाखून और जो हेयर्स होते हैं, हमारे बाल, ये एक तरीके से डेड सेल से बने होते हैं, मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। बाकी शरीर में देखोगे तो जीवित कोशिकाएं होती हैं, ज़रा सा सुई भी चुभेगी तो तुरंत पता लग जाएगा। अगर यही ऑपरेशन आप अगर नाखून पर, बाल पे करते हो तो कोई पता नहीं लगता हमें। तो मृत कोशिकाएं या डेड सेल्स होते हैं इनमें। जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। इसमें जल की मात्रा सर्वाधिक होती है, 80% जल होता है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? कड़वापन ज़बान से कहाँ से पता लगता है? जो जीभ का पीछे वाला हिस्सा होता है, पोस्टीरियर पार्ट, वहाँ से, यानी यहाँ से। साइडों से जो है खट्टे भाग का पता लगता है, खट्टे पार्ट का, और सामने से नमकीन या मीठे का पता लगता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंश में होता है? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत में, मैक्सिमम पाचन यहीं होता है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ जो हैं एक्चुअली ये प्रोटीन होती हैं। आरएस फैक्टर का नाम आधार क्या है? आरएस फैक्टर की खोज की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा और वीनर के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, एक एंटीजन का पता लगाया था इसने। तो इस एंटीजन की खोज में रीसस नामक एक बंदर था, उस पर किया गया था ये प्रयोग। तो इसका आंसर होगा रीसस मंकी। रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन डी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसको आप जानते हैं, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो कितना होता है? 7.36 से ये एक तरीके से क्या होता है, 7.242। ठीक है, सिंपल इतना याद रखिए। तो इसका पीएच क्या है? 7 से 14 के बीच में है और करीब है किसके बेहद? ये स्लाइटली बेसिक है। ठीक है, स्लाइटली बेसिक है। ठीक। मनुष्य के खून का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया के थ्रू किया जाता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डायलिसिस। ऑप्शन ए। पेसमेकर को किस नाम से जाना जाता है? आर्टिफिशियल डिवाइस होती है पेसमेकर। ये हृदय की जो गति अनकंट्रोल होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको फिट किया जाता है साइनो एट्रिकुलर नोट पर। तो इसको ऐसे नोट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए। हमारा हृदय जो है कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है, बिटवीन 2 बीट्स। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। ऑप्शन सी। मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑप्शन ए। कई बार पूछा हुआ है प्रश्न। जो स्तनधारी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उनमें जो श्वसन होता है वो कैसे होता है? लंग्स की मदद से होता है। ऑप्शन डी। हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है, प्रेशर होता है, वो कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है ये, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन से एक भाग का उपयोग किया जाता है? उसकी कॉर्निया का। कॉर्निया। ऑप्शन सी, कॉर्निया।
मानव शरीर की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? ये है पैनक्रियाज, अग्नाशय। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। नेक्स्ट देखिए, महिला सेक्स हॉर्मोन्स इनमें से कौन सा है? फीमेल्स में मेनली दो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं। एक तो होता है एस्ट्रोजन, जो ऑप्शन में अवेलेबल है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। एक दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रॉन। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? प्लांट हार्मोन बताना है। ये साइटोकाइनिन है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा रिलीज होता है? इसका आंसर होगा पुटिका यानी फॉलिकल्स। एस्ट्रोजन क्या है? अभी इसी के बारे में 2 से 3 प्रश्न देखें तो ये क्या है? एक हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है ये। निम्नलिखित यौगिकों में से किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? एक हार्मोन के बारे में और भी पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है? यह है एड्रेनलिन। निम्नलिखित में से यौगिकों में से किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? इसका आंसर होगा विटामिन। निम्नलिखित में से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो कार्ब्स सबसे ज़्यादा किस में है? चावल में। घाव को भरने के लिए किस विटामिन कौन सा हेल्प करता है? ये विटामिन सी होता है वाउंड हीलिंग के लिए, ठीक है। घाव को भरने में विटामिन सी वर्क करता है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें कौन से मिनरल की कमी होती है? आयरन। बाकी तीनों प्रेजेंट रहते हैं, होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है आयरन। निम्न में से किस में प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है? तो सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलती है हमें फैट से, वसा से, ठीक है। प्रति ग्राम अगर हम देखें इसमें तो 1 ग्राम फैट में जो है 1 ग्राम फैट में लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 9 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है। बाकी प्रोटीन में और जो कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट में उनमें लगभग बराबर ही रहती है, 4.2 और 4 मिलती है उनमें, लेकिन सबसे ज़्यादा फैट में ही मिलती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। यही प्रश्न है अभी जो डिस्कस किया है हमने फैट में। लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? कार्ब्स लिए जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर होगा। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? पालक अच्छे सोर्स माने जाते हैं किसके? आयरन के। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? जो अगर देखें तो इसको हम आंसर ऐसे कर सकते हैं, नाम देगा तो प्रोटीन के नाम से देगा, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन का सोर्स देख लो कौन सा है। जो चीज़ है, पनीर है, ये पनीर क्या है? प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो हमारी बॉडी जितनी भी ग्रोथ करती है, मसल्स बिल्ड करती है या एक्सपैंड करती है, मांसपेशियाँ फैलती हैं, प्रसार होता है, हमारी बॉडी चौड़ी लंबी होती है, वो सब प्रोटीन का ही कमाल होता है। जो नेचुरल प्रोटीन हमें भोजन से मिलता है उनसे, ठीक है। और एक प्रोटीन का सोर्स क्या है? चीज़ है, यानी पनीर। ऊंट अपने कूबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? ऊंट में जो फैट स्टोर होती है वो उसके कूबड़ में, उसके हम्प में होती है। कौन सा प्राणी अपनी आंत्र में, अपनी इंटेस्टाइन में जल को कलेक्ट कर लेता है? ये कैमल ही है ये भी। अलसी में किसकी मात्रा होती है? ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं अलसी में। धान की फसल में जो खैरा नामक रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? तो जिंक की कमी की वजह से ये खैरा नामक रोग हो जाता है। किसमें? धान की फसल में। तो इसमें क्या होता है? इसमें पत्तियां हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं पत्तियों पर और बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं और इस तरह से पौधे की जो हाइट वगैरह नहीं बढ़ती है इसमें। टिटनेस नामक रोग को किस और नाम से भी जाना जाता है? यह है लॉक जॉ, ऑप्शन सी। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जो रेबीज़, जो हाइड्रोफोबिया है, जो पागल कुत्ते होते हैं उसके काटने से होता है। ये विषाणु जनित रोग है। तंत्रिका तंत्र को ये इफेक्ट करता है, ऑप्शन सी। एड्स के लिए जो उत्तरदायी विषाणु है वो कौन सा है? ये रेट्रोवायरस होता है, ठीक है। रेट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जो अपना जो स्ट्रक्चर है वो जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं। तो ऐसे जो वायरस होते हैं इनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको काबू पाने में बहुत मुश्किल होती है। वैक्सीन या कोई डोज वगैरह भी तैयार होती है तो उतनी जल्दी उन पर कारगर नहीं हो पाती। जैसे एड्स की दवा अभी तक जो कारगर दवा है, बिल्कुल जिस सक्सेसफुल कह सकते हैं, वो नहीं अवेलेबल है। ऐसे ही किसके केस में हुआ था? जो कोविड-19 है। कोरोना वायरस भी रेट्रोवायरस है और ये भी एड्स भी रेट्रोवायरस है। पोलियो का जो विषाणु है शरीर में कैसे प्रवेश करता है, किसके थ्रू? ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न। ये पॉल्यूटेड फूड, दूषित खाने और जल के थ्रू पहुंच जाता है ये।
चिकित्सा के क्षेत्र में जो गोल्डन आवर एक टर्म है, ये क्यों यूज़ किया जाता है? इसका संबंध है हार्ट अटैक से होता है, हृदयघात से होता है। जब हार्ट अटैक आता है तो उसके पहले घंटे को जो चिकित्सीय भाषा होती है एक तरीके से, उसमें इसको गोल्डन आवर कहा जाता है या माना जाता है। तो ये हार्ट अटैक से संबंधित है टर्मिनोलॉजी। कौन सा रोग कवक जनित है? फंजाई के थ्रू कौन सा रोग होता है? गंजापन जो होता है वो फंगस की वजह से होता है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्रों में फैल जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? कोरोना वायरस क्या हुआ? कोरोना वायरस पहले एक देश में था, फिर दूसरे देश में, फिर तीसरे देश में, ऐसे करके वो विश्वव्यापी हो गया। ऐसी बीमारियां जो विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में फैल जाती हैं वो कहलाती हैं पैंडेमिक। तो कोरोना इसका एक एग्जाम्पल है पैंडेमिक का। एपिडेमिक क्या होती हैं? कोई एक क्षेत्र, एक देश या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हम एपिडेमिक। ट्यूमर की पहचान करने के लिए कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक यूज़ किया जाता है? 1 घंटे में 168 प्रश्न हो गए हमारे, इससे ज़्यादा ही। तो लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन के लिए ठीक है। ये जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उनकी पहचान के लिए आर्सेनिक 74 का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी। जो आयोडीन 131 है, आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं थायराइड ग्रंथि का जो विकार है उसका पता लगाने के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें सोडियम 24, इसका यूज़ करते हैं परिसंचरण तंत्र में जो रक्त के थक्के जम जाते हैं उसका पता लगाने के लिए। कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं कैंसर के लिए। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ब्लड कैंसर के लिए, ल्यूकेमिया के लिए। कोबाल्ट 60 का भी यूज़ किया जाता है कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है ये कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है ये? तो ये गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। लिथोट्रिप्सी क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। जो लिथोट्रिप्सी है ये गुर्दे की पथरी को किरणों के द्वारा निकाला जाता है आजकल के टाइम पर इसको, ठीक है। इसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें डायरेक्टली क्या करते हैं, जो गुर्दे में स्टोन होती है और जो मूत्रवाहिनी में जो फंसी स्टोन्स होती हैं उनको निकालने के लिए अब सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, इस मेथड से निकाल लेते हैं बाहर। इनमें रेस के थ्रू जो बॉडी के अंदर वो रेस किरणें पहुंचाई जाती हैं जिससे वो जो पथरी होती है उसको तोड़ा जाता है और वो बाहर निकलती है। फिर लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये फूल की कली है, फ्लावर बड है। इनमें से कौन सा सच्चा फल नहीं है, ट्रू फ्रूट नहीं है? ये है एप्पल। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलियम रॉन्टजेन ने किया था? विलियम रॉन्टजेन ने किया था एक्सरे मशीन का आविष्कार, ऑप्शन बी। जो हिग्स बोसॉन कण है इनका सामान्य नाम क्या होता है? इन्हीं को गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण कहा जाता है। सामान्यतः ट्यूबलाइट्स में कौन सी गैस भरी होती है? कर चुके हैं इसको हम, आर्गन और मरकरी वेपर। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ये प्रोसेस है इवेपोरेशन का, वाष्पीकरण का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा या बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमारे देश में किससे किया जाता है? कौन सा मेथड है? ये होता है थर्मल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू। कुछ युक्तियां हैं और इनके रूपांतरण है। इलेक्ट्रिक जनरेटर से क्या होता है भाई? जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। तो ये सही है, पहला मैच है ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? मोटर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, उसके बाद वो यांत्रिक ऊर्जा में उसको बदल देती है, ये भी ठीक है। डीजल इंजन ये रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को ये यांत्रिक में बदलता है, ठीक है। केमिकल टू मैकेनिकल, ठीक है। तो ये मैच नहीं है। सोलर सेल आप जानते हैं क्या करता है? ये भी गलत मैच है। जो सोलर सेल है, सोलर सेल क्या करता है भाई? सोलर एनर्जी को ही तो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं। कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, इसको एक तरीके से शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? ये होमी जहांगीर भाभा हैं भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक। जो परमाणु रिएक्टर्स हैं ये क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूलर फर्नेसेस होती हैं, ऑप्शन डी सही रहेगा।
भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था तारापुर में। इसको जानते हैं तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, TAPS। कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? यूरेनियम का करते हैं, थोरियम का करते हैं, प्लूटोनियम का करते हैं, कैल्शियम नहीं। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से जिन निम्न धातुओं में भारत की कौन सी धातु बहुतायत पाई जाती है? जो अभी हम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जिन भी मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा भारत में मिलती है थोरियम। ऑप्शन बी। तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? सूर्य क्या है? एक तारा है। जितने भी तारे होंगे सूर्य की तरफ, वो अपनी एनर्जी जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न, नाभिक के संलयन, न्यूक्लियर फ्यूज़न के थ्रू प्राप्त करते हैं या रिलीज़ करते हैं। और इनके नाभिकों में जो क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन जो क्रिया होती है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है उपस्थित? हाइड्रोजन और हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? यह है यूरेनियम 235। एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? एटम बम वर्क करता है नाभिक के विखंडन पर, न्यूक्लियर फिशन पर। और जो हाइड्रोजन बम है ये वर्क करता है अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर या नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये सवाल तो कई बार पूछा हुआ है आपसे, इसका आंसर आप जानते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में एक तो ग्रेफाइट होता है, एक भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ये दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का क्या कार्य होता है? फंक्शन बताना है। ये कंट्रोल करता है न्यूट्रॉन की गति को, एक तरीके से स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबक ठहरती है, आप उसको फ्रीली सस्पेंड करोगे किसी धागे से बांध करके, एक चुंबक लेना, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ठहरती है। नॉर्थ की तरफ जो इसका सिरा होगा, ठीक है, वो नॉर्थ पोल कहलाएगा इसका, जो साउथ की तरफ होगा वो साउथ पोल कहलाएगा। तो चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? आंसर होगा नॉर्थ की तरफ। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए फिर क्या होगा? दोनों टुकड़े जो हैं अपना चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है उसको खो देंगे। एक टुकड़ा उत्तरी पोल की तरफ और दूसरा टुकड़ा दक्षिणी पोल की तरफ, ऐसा नहीं है, उनमें से एक टुकड़ा अपना चुंबकत्व खो देगा। आप किसी भी चुंबक को लीजिए, कोई एक चुंबक आपने ये तोड़ दी बीच में से, तो इसका जो टूटा हुआ हिस्सा है ये वाला और ये वाला, ये दोनों हिस्से एक तरीके से एक सिंगल चुंबक की तरह कार्य करेंगे। और इनके दोनों जो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों सिरे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह वर्क करेंगे और वैसे ही वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ठहरेंगे आकर के। ठीक है, प्रॉपर्टी कोई लूज़ नहीं होती है इसके तोड़ने से। तो इसका आंसर होगा दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह ही कार्य करेंगे। निम्नलिखित में ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग क्या है? ट्रांजिस्टर्स बने होते हैं अर्धचालकों के, सेमीकंडक्टर्स के। तो इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो जर्मेनियम क्या है? इसका इंपॉर्टेंट घटक है। एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध, कोई भी सिस्टम होता है उसका इंटरनल आइडियल सोर्स का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो होता है, ठीक है, तो उसको आइडियल माना जाता है। तो इसका आंसर होगा एक आदर्श सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी ज़ीरो। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो घरों में पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह लगे होते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, समानांतर श्रेणी में। बिजली की खपत का बिल किसके मापन के आधार पर किया जाता है? जो वॉट आवर्स आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं वॉट पर, केवल एक इसका आंसर। विद्युत उपकरणों में जो अर्थ का प्रयोग किया जाता है कहाँ करते हैं? खर्च को कम करने के लिए, ये फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए अर्थिंग करते हैं। साथ ही जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो डैमेज ना हो जाए उसके लिए भी। ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है? ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? ये वोल्टेज को अप करते हैं, वोल्टेज को डाउन करते हैं। ठीक है, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन AC वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट पर ही वर्क करते हैं ये ट्रांसफार्मर्स। आपके गली मोहल्ले के बाहर एक ट्रांसफार्मर रखा होगा खंबे पर, जो होता है वो क्या करता है, जो आपके सबस्टेशन, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन होते हैं जिसे आप बिजली घर बोलते हैं, वहाँ से लाइट आ रही होती है, ठीक है, वो हाई वोल्टेज पर होती है, उसको ये लो वोल्टेज पर कन्वर्ट कर कर आपके घरों को भेज देता है। नेक्स्ट, अब आप कहेंगे लो वोल्टेज, ये दोनों ही काम कर सकता है, ठीक है, लो को हाई कर सकता है, हाई को लो। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो उस टाइम पर साउंड और जो पिक्चर है वो दोनों एक साथ ही शुरू होते हैं। चलिए 200 हमने क्रॉस कर लिए हैं अभी।
कौन सा अर्धचालक है, इसमें सेमीकंडक्टर बताना है। जनरल साइंस है के क्वेश्चंस हैं ये आपको, ठीक है, बहुत डिटेल्ड वो नहीं है। तो जनरल साइंस में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैनिक जीवन में यूज़ होता है तीनों विज्ञानों में से, ठीक है। तो इसमें कौन सा सेमीकंडक्टर है, तो जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर है। संपूर्ण पृथ्वी गोलाकार है, समुद्र पर फैले हुए समुद्री जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इसका जो पीएच वैल्यू है वो 8 से शुरू है, ठीक है, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है, आंसर होगा 85 डेसिबल। किसी अर्धचालक को जब हम गर्म करते हैं सेमीकंडक्टर को, तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज़ होगा। चलिए, ये हो गया कंप्लीट आपका जनरल साइंस का 200 क्वेश्चंस का या 200 प्लस क्वेश्चंस का हमारा प्रैक्टिस सेट। तो इस पे हमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के ही प्रश्नों को कवर किया है। साथ ही आपको जो फिज़िक्स के 3 से 4 चैप्टर्स, 5 लगभग चैप्टर्स मैंने आपको पहले करवाए हैं, उनके प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम में अपलोडेड हैं ऑलरेडी, उनको वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। बायोलॉजी के मैंने 6 से 7 चैप्टर आपको कराए हैं प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू, वो उनके पीडीएफ हैं टेलीग्राम चैनल में, उनको देख लीजिएगा एक बार। ढेर सारे प्रश्न वहाँ करवाएं, जो क्वेश्चन मैंने वहाँ करवाए वो यहाँ शामिल नहीं किए हैं, ये सेपरेट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आपकी परीक्षा के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। और शाम को एक दूसरे वीडियो में मिलते हैं, उसमें बात करते हैं आपसे। थैंक यू।